इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में जानेंगे। पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म 1 अगस्त सन 1882 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 जुलाई सन 1962 में हो गई। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता थे। समर्पित राजनयिक, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। हिंदी को भारत की राजभाषा का स्थान दिलवाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया। सन 1950 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्हें भारत के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने वाला कर्मयोगी कहा गया। वे जन सामान्य में राजर्षि, इसका संधि विच्छेद होगा राजा प्लस ऋषि, राजर्षि अर्थात एक ऐसा प्रशासक जो ऋषि के समान सत्कार्य में लगा हुआ हो, के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त करना उनका पहला साध्य था। वे हिंदी को देश की आज़ादी के पहले आज़ादी प्राप्त करने का साधन मानते रहे और आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी को बनाए रखने का। टंडन जी का राजनीतिक में प्रवेश हिंदी प्रेम के कारण ही हुआ। 17 फरवरी सन 1941 को मुजफ्फरनगर सुहृद संघ के 17वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर उन्होंने अपने भाषण में इस बात को स्वीकार भी किया था। प्रारंभिक जीवन। पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त सन 1882 में को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय सिटी एंग्लो वर्नाक्युलर विश्वविद्यालय में हुई। सन 1894 में उन्होंने इसी विद्यालय से मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष उनकी बड़ी बहन तुषा देवी का स्वर्गवास हो गया। उस समय के रीति के अनुसार सन 1897 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनका विवाह मुरादाबाद निवासी नरोत्तम दास खन्ना की पुत्री चंद्रमुखी देवी के साथ हो गया। सन 1899 में कांग्रेस के स्वयंसेवक बने। 1899 इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1900 में वे एक कन्या के पिता भी बन गए। इसी बीच वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अपने क्रांतिकारी कार्यकलापों के कारण उन्हें सन 1901 में वहां से निष्कासित कर दिया गया। सन 1903 में उनके पिता का निधन हो गया। इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने सन 1904 में बीए कर लिया। सन 1905 से उनके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ। सन 1905 में उन्होंने बंग भंग आंदोलन से प्रभावित होकर स्वदेशी का व्रत धारण किया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में चीनी खाना छोड़ दिया और गोपाल कृष्ण गोखले के अंगरक्षक के रूप में कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिया। सन 1906 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया। इसी बीच उनका लेखन भी प्रारंभ हो चुका था और अनेक पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। यही समय था जब उनकी प्रसिद्ध रचना बंदर तथा सभा महाकाव्य हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुई। इन सब कामों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सन 1906 में LLB भी उपाधि प्राप्त करने के बाद वकालत प्रारंभ कर दी। पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने सन 1907 में इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उस समय के नामी वकील तेज बहादुर सप्रू के जूनियर बन गए। इनका कार्यक्षेत्र। पुरुषोत्तम दास टंडन अत्यंत मेधावी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है: स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य और समाज। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में टंडन जी ने एक योद्धा की भूमिका का निर्वाह किया है। अपने विद्यार्थी जीवन में सन 1899 से ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे। 1906 में वे इलाहाबाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने गए। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का अध्ययन करने वाली कांग्रेस पार्टी की समिति से भी वे संबंध थे। सन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी के आह्वान पर वे वकालत के अपने फलते फूलते पेशे को छोड़कर इस संग्राम में कूद पड़े। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिलसिले में बस्ती में गिरफ्तार हुए और कारावास का दंड मिल गया। सन 1931 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के वापस लौटने से पहले जिन स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें जवाहरलाल नेहरू के साथ पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे। सन 1934 में उन्होंने बिहार की प्रादेशिक किसान सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और बिहार किसान आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते हुए उनके विश्वास के अनेक कार्य किए। उन्होंने 31 जुलाई सन 1937 से 20 अगस्त सन 1937 से 10 अगस्त सन 1950 तक उत्तर प्रदेश की विधान सेवा के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। सन 1937 में धारा सभाओं के चुनाव हुए। इन चुनावों में से 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस को बहुमत मिला। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को भारी सफलता मिली और इसका पूरा श्रेय टंडन जी को गया था। श्री लाल बहादुर शास्त्री लिखते हैं कि सन 1936 से 37 में नई प्रांतीय धारा सभाओं के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने पूरी शक्ति से भाग लिया। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को भारी सफलता मिली और इसका पूरा श्रेय टंडन जी को जाता है। उन्होंने सारे प्रदेश में दौरा किया। वे स्वयं प्रयागनगर से विधानसभा के लिए खड़े हुए और निर्विरोध विजयी हुए। यह उनके अनुरूप ही था। कुछ समय बाद जब मंत्रिमंडल बना वह धारा सभा के सर्वसम्मत से अध्यक्ष स्पीकर चुने गए। टंडन जी लगातार देश के स्वतंत्रता संग्राम में रत रहे। इसी क्रम में सन 1940 में नज़रबंद कर लिए गए और 1 वर्ष तक जेल में रहे। अगस्त सन 1942 को इलाहाबाद में फिर गिरफ्तार हुए और सन 1944 में जेल से मुक्त हुए। यह उनकी अंतिम 7वीं जेल यात्रा थी। उनके संघर्ष और त्याग को लक्षित करते हुए किशोरी दास वाजपेयी जी ने लिखा है, जब तक राष्ट्रीय संघर्ष हुए टंडन जी ने सबसे आगे रहे। आप खाली बैठना तो जानते ही नहीं थे। सन 1942 में जब वे जेल से छूटे तो उन्हें दिखलाई पड़ा कि भारतीय समाज में निराशा छाई हुई है, सभी हताश पड़े हुए हैं। अतः उन्होंने कांग्रेस प्रतिनिधि असेंबली नामक संस्था की स्थापना कर पुनः नई चेतना का संचार किया और जब प्रांतीय कमेटियां बनी तब प्रतिनिधि असेंबली भंग कर दी गई। टंडन जी इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष रहे और अनेक साहसी तथा ऐतिहासिक कार्य किए। वे सन 1946 में भारत की संविधान सभा में भी चुने गए। सन 1952 में लोकसभा के तथा सन 1957 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस प्रकार वे आजीवन भारतीय राजनीति में सक्रिय रहकर उसे दिशा प्रदान करते रहे। हिंदी में सेवा। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता थे। कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त करना उनका पहला साध्य था। हिंदी को वे साधन मानते थे। यदि हिंदी भारतीय स्वतंत्रता के आड़े आएगी तो मैं स्वयं उसका गला घोड़ दूंगा। वे हिंदी को देश की आज़ादी के पहले आज़ादी प्राप्त करने का साधन मानते रहे हैं और आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी को बनाए रखने का भी। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि टंडन जी का राजनीति में प्रवेश हिंदी प्रेम के कारण ही हुआ है। टंडन जी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हिंदी के लेक्चरर के रूप में कार्य किया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विक्टोरिया कॉलेज के छात्र हुआ करते थे। 17 फरवरी सन 1951 को मुजफ्फरनगर सुहृद संघ के
17वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर टंडन जी ने कहा था, हिंदी के पक्ष को सबल करने के उद्देश्य से ही मैंने कांग्रेस जैसी संस्था में प्रवेश किया, क्योंकि मेरे हृदय पर हिंदी का ही प्रभाव सबसे अधिक था और मैंने उसे ही अपने जीवन का सबसे महान व्रत बनाया। हिंदी साहित्य के प्रति मेरे उसी प्रेम ने उसके स्वार्थों की रक्षा और उसके विकास के पथ को स्पष्ट करने के लिए मुझे राजनीति में सम्मिलित होने को बाध्य किया। अतः यह कहा जा सकता है कि टंडन जी साध्य, स्वतंत्रता और हिंदी दोनों से ही प्रेम भाव रखते थे। राजर्षि में बाल्यकाल से ही हिंदी के प्रति अनुराग, इस प्रेम को बालकृष्ण भट्ट और मदन मोहन मालवीय जी ने प्रौढ़ता प्रदान करने की 10 अक्टूबर सन 1910 को काशी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन महामना मालवीय जी की अध्यक्षता में बुलाया और टंडन जी सम्मेलन के मंत्री नियुक्त हुए। तदंतर हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से हिंदी की अत्यधिक सेवा की। टंडन जी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी विद्यापीठ प्रयाग की स्थापना की। इस पीठ की स्थापना का उद्देश्य हिंदी शिक्षा का प्रसार और अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करना था। सम्मेलन हिंदी की अनेक परीक्षाएं संपन्न करता था। इन परीक्षाओं से दक्षिण में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। सम्मेलन के इस कार्य का प्रभाव महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भी पड़ा। अनेक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हिंदी के पाठ्यक्रम को मान्यता मिली। वे जानते थे कि संपूर्ण भारत में हिंदी के प्रसार के लिए हिंदी भाषियों का सहयोग अपेक्षित है। शायद उनकी इसी सोच का परिणाम था सम्मेलन में गांधी जी का लिया जाना। आगे चलकर हिंदुस्तानी के प्रश्न पर टंडन जी ने और महात्मा गांधी में मतभेद हुआ। टंडन जी अपराजेय योद्धा थे। वे सत्य और न्याय के लिए किसी से भी लोहा ले सकते थे। अपने सिद्धांतों पर चट्टान की तरह अडिग एवं स्थिर रहते थे। परिणामतः गांधी जी को अपने को सम्मेलन से अलग करना पड़ा। टंडन जी निरापद अपने मार्ग पर बढ़ते रहे। सन 1949 में जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी प्रश्न उठाया गया तो उस समय एक विचित्र स्थिति थी। महात्मा गांधी तो हिंदुस्तानी के समर्थक थे ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य अनेक नेता भी हिंदुस्तान के पक्षधर थे। पर टंडन जी हारे नहीं, झुके नहीं। परिणामतः विजय भी प्राप्त हुई। 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को सन 1949 को गर्मागर्म बहस के बाद हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर कांग्रेस में मतभेद हुआ। हिंदी को 62 और हिंदुस्तानी को 32 मत मिले। अंततः हिंदी राष्ट्रभाषा और देवनागरी राजलिपि घोषित हुई। हिंदी को राष्ट्रभाषा और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत स्वीकृत कराने के लिए टंडन जी ने अपने सहयोगियों के साथ एक और अभियान चलाया। उन्होंने करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर और समर्थन पत्र पर भी एकत्र किए गए थे। यहाँ यह उल्लेख कर देना भी अपेक्षित है कि टंडन जी ने नागरी अंकों को संविधान में मान्यता दिलाने के लिए भरसक कोशिश की। इस हेतु उन्होंने उस संस्था को छोड़ा जिसकी सेवा लगभग 5 दशक तक की। संविधान सभा में राजर्षि ने अंग्रेजी अंकों का विरोध किया, पर नेहरू जी की हिदायत के कारण कांग्रेस सदस्य श्री कन्हैया लाल मणिकालाल मुंशी, श्री गोपाल स्वामी आयंगर के फार्मूले के पक्ष में रहे। टंडन जी का विरोध प्रस्ताव गिर गया और नागरी अंक संविधान में मान्यता प्राप्त न कर सके। हिंदी को राष्ट्रभाषा और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत स्वीकृत कराने के लिए टंडन जी ने अपने सहयोगियों के साथ एक और अभियान चलाया था। उन्होंने करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर और समर्थन पत्र भी एकत्र किए थे। साहित्य की रचना। राजर्षि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का आंकलन करते समय प्रायः उनके साहित्यकार रूप को अनदेखा कर दिया जाता है। वह एक उच्च कोटि के रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास की खोज की जा सकती है। साहित्यकार के रूप में टंडन जी निबंधकार, कवि और पत्रकार के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। उनके निबंध हिंदी भाषा और साहित्य, धर्म और संस्कृति तथा अन्य विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं। भाषा और साहित्य संबंधी निबंधों में कविता, दर्शन और साहित्य, हिंदी साहित्य का कानन, हिंदी राष्ट्रभाषा क्योंकि मातृभाषा ही महत्ता, भाषा का सवाल, गौरवशाली हिंदी, हिंदी की शक्ति, कवि और दार्शनिक आदि विशेष उल्लेखनीय लेख हैं।
धर्म और संस्कृति संबंधी निबंधों में भारतीय संस्कृति और कुंभ मेला, भारतीय संस्कृति संदेश तथा अन्य निबंधों में लोक कल्याणकारी राजधन और उसका उपयोग, स्वामी विवेकानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि अति महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनके द्वारा रचनाएं, काव्य रचनाओं में बंदर सभा, महाकाव्य, कुटीर का पुष्प और स्वतंत्रता अपना ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। इन कविताओं में राष्ट्रीय और देशभक्ति की प्रमुखता है। उनकी रचना में काव्यशास्त्र की बारीकी ढूंढना, छिंद्रान्वेषण करना ही होगा, किंतु योगीन यथार्थ की अभिव्यक्ति टंडन जी ने जिस ढंग से की है वह निश्चय ही श्लाघनीय है। एक एक के गुण नहीं देखे, ज्ञानवान का नहीं आदर, लड़े कटे धन पृथ्वी छिनै, जीव सतावे लेवें कर, भई दशा भारत की कैसी चहुं और विपदा फैली, तिमिर आन घोर है छाया स्वार्थ साधन की शैली, अपनी अपनी चाल ढाल को सब को धर धर छप्पर पर, चले लुढ़कते बुरी प्रथा पर जिसका कहीं पैर नहीं सिर, धनी दीन को दुख अति देवें हमदर्दी का काम नहीं, धन मदिरा गनिका में फूके भला कुछ काम नहीं। बंदर सभा महाकाव्य में आल्हा शैली में अंग्रेजों की नीतियों का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने अंग्रेजों के प्रति जो चुटकियाँ ली हैं उनमें से एक दो का आनंद आप भी ले लीजिए। कबहू आँख दांत दिखलावे ले डराए बस काम निकाल, कबहू नम होए सीख सुनावे रचे बात के जाल कराल, ऐसे वैसे तो डर जावें या फंस जावें हमारे जाल, जौने तनिक अकड़ने वाले तिनके लिए अनेकन चाल। इनके पत्रकारिता में योगदान को देखते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में टंडन जी अंग्रेजी के भी उद्भट विद्वान थे। श्री त्रिभुवन नारायण सिंह जी उल्लेख किया है कि सन 1950 में जब वे कांग्रेस के सभापति चुने गए तो उन्होंने अपना अभिभाषण हिंदी में लिखा और अंग्रेजी अनुवाद पहले मैंने किया। श्री संपूर्णानंद जी ने भी उस अंग्रेजी अनुवाद को देखा, लेकिन जब टंडन जी ने उस अनुवाद को पढ़ा तो उसमें कई पन्नों को फिर से लिखा। तब मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि जहाँ वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे वहीं अंग्रेजी साहित्य पर भी उनका बड़ा अधिकार था। भारतीय संस्कृति से प्रेम। पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बहुआयामी और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को देखकर उन्हें राजर्षि की उपाधि से विभूषित किया गया। 15 अप्रैल सन 1948 की संध्या वेला में सरयू तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महंत देवराहा बाबा ने आपको राजर्षि की उपाधि महंत देवराहा बाबा ने इनको राजर्षि की उपाधि से अलंकृत किया था। कुछ लोगों ने इन्हें अनुचित ठहराया, पर ज्योतिर्मठ के श्री शंकराचार्य महाराज ने इसे शास्त्र सम्मत माना और काशी की पंडित सभा ने सन 1948 के अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन के उपाधि वितरण समारोह में इसकी पुष्टि की। तब से यह उपाधि उनके नाम के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है, स्वयं अलंकृत हो रही है। भारतीय संस्कृति के परम हिमायती और पक्षधर होने पर भी राजर्षि रूढ़ियों और अंधविश्वासों के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों एवं कुप्रथाओं पर भी अपने दो टूक विचार व्यक्त किए। उनमें एक अद्भुत आत्मबल था जिससे वे कठिन से कठिन कार्य को आसानी से संपन्न कर लेते थे। बाल विवाह और विधवा विवाह के संबंध में उनका मानना था कि विधवा विवाह का प्रचार हमारी सभ्यता, हमारे साहित्य और हमारे समाज संगठन के मुख्य आधार पतिव्रत धर्म के प्रतिकूल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधवा विवाह की मांग इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि हमारे समाज में बाल विवाह की शास्त्र विरुद्ध प्रणाली चल पड़ी है और बाल विधवाओं का प्रश्न ही भारतीय समाज की मुख्य समस्या है। अतः बाल विवाह की प्रथा को रोकना ही विधवा विवाह करने की अपेक्षा अधिक महत्व का कर्तव्य सिद्ध होता है। उनके व्यक्तित्व के इस पहलू के एक दो उदाहरण पर्याप्त होंगे। प्रायः लोग समझते हैं कि पका हुआ भोजन सुपाच्य होता है, पर राजर्षि ने इसे एक रूढ़ि माना और उन्होंने वर्षों तक आग से पके हुए भोजन को नहीं ग्रहण किया। चीनी खाना एक बार छोड़ दिया। एक
और उन्हें गाय के दूध से परहेज था तो दूसरी ओर चमड़े के जूते से। इस प्रकार वे एक अद्भुत व्यक्तित्व के धारक थे। भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पूर्व से ही सांप्रदायिकता की समस्या अपने विकट रूप में विद्यमान रही। कुछ नेता टंडन जी पर भी सांप्रदायिकता होने का आरोप लगाते रहे। यह सच है कि राजर्षि अपनी संस्कृति के परम भक्त और पोषक थे। वे यह कहने में भी हिचक का अनुभव नहीं करते थे कि भारत में दो संस्कृतियों को जीवित रखना देश के साथ विश्वासघात करना होगा। पर इसका मतलब यह नहीं था कि टंडन जी सांप्रदायिक थे, मुस्लिम विरोधी थे। इस संबंध में कुसुम के विचार कितने सार्थक हैं। यदि किसी धर्म या संस्कृति में कोई व्यक्ति विशेष आस्था रखता है तो उसके विरोधी प्रायः यह समझने की भूल कर बैठते हैं कि वह आदमी अन्य धर्मों तथा संस्कृतियों का शत्रु है। यही बात राजर्षि टंडन के साथ हुई। उनके अनन्य हिंदी प्रेम, भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं की एक निष्ठा, आस्था और साधुओं के वेश विन्यास को देखकर उनके विरोधियों ने जानबूझकर या अनजाने में ही यह प्रचार करने की भूल कर दी कि टंडन जी मुसलमानों के शत्रु हैं। स्वयं टंडन जी ने भी लिखा है, मेरे हिंदी के काम के कारण लोगों ने मुझे मुसलमान भाइयों के मुखालिफ समझ लिया। इन लोगों को यह नहीं मालूम कि बहुत से मुसलमान मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं। मेरे सामने यदि कोई मुसलमान के साथ अन्याय करे तो मैं उसके पक्ष में जान की बाजी लगा दूंगा। वास्तव में टंडन जी का व्यक्तित्व तो मानववादी तथा उनके घर पर जो बालक उनका सहयोग करता था वह मुसलमान था। पर कैसी विडंबना है कि लोग कहते हैं कि टंडन जी सांप्रदायिक थे। मानवतावादी आचार और विचार। राजर्षि टंडन जी के व्यक्तित्व के अन्य अनेक पहलू और भी हैं। जैसे वे गरीबी पीड़ितों के सहायक थे, सही अर्थों में दीनबंधु थे, करुणा की मूर्ति थे और बाबूजी की नैतिक आचरण के व्यक्ति थे। इसका अनुमान इस उदाहरण से लगाया जा सकता है। सन 1950 का महाकुंभ था। बहुआ टंडन जी की धर्मपत्नी, जिन्हें घर में इसी नाम से जाना जाता है, वे गंगा स्नान के लिए गाड़ी से जाने की बात कही। बाबूजी ने उत्तर दिया कि गाड़ी स्पीकर की है, तुम मेरे साथ तो जा सकती हो किंतु अकेले नहीं। उपयुक्त संक्षिप्त विवेचना के बाद यह कहा जा सकता है कि राजर्षि का व्यक्तित्व तो बहुआयामी और राजर्षि के अनुरूप था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे हिंदी के अनन्य प्रेमी ही नहीं बल्कि हिंदी के पर्याय थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका उल्लेख एक समर्थ कवि और निबंध लेखक के रूप में होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों में उनकी गणना अग्रिम पंक्ति के सेनानियों में की जाती है और उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे परम स्नेही, उदार और करुणा की मूर्ति होते हुए भी इस्पाती व्यक्तित्व के धारक थे। हिमालय की तरल, अचल और अटल परम हिंदी सेवी, राष्ट्र भक्त और भारतीय संस्कृति के इस उपासक को मेरा सत नमन है। देश का सर्वोच्च सम्मान। 1961 में उन्हें भारतवर्ष का सर्वोच्च राजकीय सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। तो दोस्तों, ये था पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में। धन्यवाद।